नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात महादेव ऐप की। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए किरदारों की एंट्री भी होती जा रही है। अब इस बड़े घोटाले में फेमस चेहरों के नाम भी सामने आने लगे हैं। शिकंजा कसा है बॉलीवुड एक्टर और मशहूर फिटनेस ट्रेनर साहिल खान पर। बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने साहिल को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर साहब, जैसे आपके धंधे में वो उसूल वाला रूल चलता है, हमारे धंधे में मेरी जुबान का रूल चलता है। बॉलीवुड में सिर्फ 5 फिल्में, लेकिन अपनी फिटनेस से बनाई अलग पहचान। सोशल मीडिया पर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। नाम है इनका साहिल खान। लेकिन आज साहिल की सुर्खियों में रहने की वजह कुछ और है। फेमस फिटनेस ट्रेनर ये सोशल मीडिया स्टार अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ये हैं साहिल खान, जिन्हें मुंबई पुलिस ने महादेव बेटिंग ऐप केस में गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर कई बार साहिल को नोटिस दिया था, लेकिन वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। साहिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साहिल खान को जो है पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। कुछ घंटे पूछताछ भी हुई। इसके बाद जब समन भेजा गया तो हाजिर नहीं हुए। वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए, जहां से उन्हें प्री अरेस्ट का जो उन्होंने एक तरह से राहत मांगी थी, वो राहत नहीं मिली। वो छत्तीसगढ़ चले गए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल खान पर बेटिंग साइट चलाने और प्रमोट करने का आरोप है। पुलिस की जांच में इस ऐप में साहिल के पार्टनर होने की बात भी सामने आई है। मामले में दर्ज FIR के मुताबिक महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा घोटाला करीब 15,000 करोड़ रुपए का है। साहिल खान का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो को ओनर के तौर पर कहीं नहीं है, जबकि पुलिस के पास कुछ ऐसी चीजें या सबूत लगे हैं जो को ओनर के तौर पर साहिल खान को दिखाते हैं। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि साहिल खान भी द लायन बुक ऐप नाम के ऐप में पार्टनर थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। अब गिरफ्तारी के बाद साहिल का कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आपको गिरफ्तार कर लिया गया। I believe in judiciary of India. कोलकाता में जन्मे साहिल खान एक बॉलीवुड एक्टर और फेमस फिटनेस ट्रेनर हैं। साहिल ने स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी फिल्मों में काम किया है। बाद में वो फेमस फिटनेस ट्रेनर बन गए। इसके अलावा साहिल एक सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स की कंपनी भी चलाते हैं। लेकिन अब महादेव बेटिंग ऐप को लेकर साहिल पर शिकंजा कस गया है। उन्हें 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने उनको 2 दिन की PC दिया है। 29 और 30 की 1 तारीख को वापस से प्रोड्यूस करेंगे। सिम कार्ड की बात कही थी और इंस्पेक्टर बताया क्या सिम कार्ड के रिलेटेड तो एक भी सिम कार्ड इनके नाम पर नहीं है, एक भी बैंक अकाउंट इनके नाम पर नहीं है। बैंक का हम लोगों ने स्टेटमेंट भी दे दिया है, कॉपरेट किया है, कुछ भी नहीं है। फिलहाल महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े सभी किरदारों पर शिकंजा कस रहा है। अब देखना होगा कि मामले की तफ्तीश और क्या नए तथ्य सामने लाती है। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। 24 के चुनाव में अब तीसरे चरण के चुनाव के आते आते 5 शब्दों की एंट्री हो गई है। 5 नए शब्द हैं। आपको बता दें कि शहजादे के बाद अब जो नए शब्द चुनावी मैदान में हैं वो है राजा, महाराजा, नवाब, बादशाह और सुल्तान। अब राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक के बेल्लारी में विवादित बयान देते हुए कहा कि राजा महाराजा पहले जमीन हड़पते थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया है। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के बाद आखिर इस धारदार जुबानी जंग में लड़ाई कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से तीखा प्रहार कर दिया है।
पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति वाला बताया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का ये सोचा समझा बयान है। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। अब राजाओं और मुगल शासकों की लड़ाई के साथ तीसरे चरण के चुनाव पर भी नजर दौड़ाएं तो तीसरे चरण में 94 सीटों पर 7 मई को चुनाव होंगे और गुजरात की सभी सीटों पर यानी 26 सीटों में एक साथ वोटिंग होगी, जबकि कर्नाटक की 14 सीटों में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर राजपूत समाज से माफी मांगने को भी कहा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के किस बयान ने ये लड़ाई राजाओं और मुगल शासकों तक पहुंचा दी है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। जाहिर है राजपूत समाज राहुल गांधी के बयान पर नाखुश है और ये तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसे राहुल गांधी को पूरे राष्ट्र से एक माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने किस तरीके के बयान दिए हैं, एक राजनीतिक चेष्टा की दृष्टि से। इनका मानसिक दिवालियापन है ये, जो जिस तरह से ये राजा महाराजा या राजपूत समाज के लिए बोलते हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार पुरुषोत्तम रूपाला को राजपूत समुदाय से माफी एक बार नहीं कई बार मांगनी पड़ी। जाहिर है इस चरण में क्षत्रिय राजपूत समाज को नाराज करने का जोखिम लेना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे जैसे 2024 के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नए मुद्दों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच रहा है। अब आरक्षण को लेकर चुनाव मैदान में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और चौतरफा हमला बोल दिया है। एक वीडियो घूम रहा है, आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी पर देश से आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी इसे कांग्रेस का कोरा झूठ बताते हुए साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ की राय जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। दरअसल राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती।
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर लोग कई तरह के दावे करते रहे, लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल अलग बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर झूठ के दम पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मंशा को लेकर प्रहार कर रहे हैं, जबकि ओबीसी का हक लूटने का आरोप भी पीएम विपक्ष पर लगा चुके हैं। ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत खतरे की घंटी है। संविधान के आर्टिकल 16(4) के मुताबिक शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। बीजेपी धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करने पर जोर देती रही है। देश में 2024 के चुनाव में 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 5 चरण अभी बाकी हैं। देखना यह है कि अब यह मुद्दा और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात पहाड़ों पर आई प्राकृतिक आपदा की। उत्तराखंड के जंगलों की आग लगातार बढ़ रही है। देवभूमि के कई शहर अब इस आग की चपेट में आ गए हैं। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। इन जिलों में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। सभी लोग अलर्ट रहे। हिसाब से मौसम विभाग की सूचना आ रही है कि नमी जो है एकदम खत्म हो रही है और इसमें फायर काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ जल रहे हैं, जंगल धधक रहे हैं, आसमान में काले धुएं का गुबार छाया है। शहर दर शहर हाहाकार मचा है। देवभूमि का बड़ा हिस्सा विनाशकारी आग की चपेट में आ गया है। 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर पहाड़ों पर धधकते आग के शोले शांत नहीं हो रहे हैं। ऊपर से सूरज की बढ़ती गर्मी इन अंगारों को और भी विनाशकारी बना रही है। पहाड़ पर लगी आग को बुझाने के लिए आसमानी मदद ली जा रही है, मगर आग का दायरा इतना ज्यादा है कि इस पर पूरी तरह से काबू करना मुश्किल हो रहा है। क्या चमोली, क्या नैनीताल, क्या बद्रीनाथ और क्या केदारनाथ, देवभूमि के इन तमाम बड़े शहरों में आग ने त्राहिमाम मचा रखा है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा सहित पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। खास बात यह है कि इन जगहों पर गर्मी में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है, लिहाजा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार कई तरह के एहतियात बरत रही है। जैसे नैनीताल के झील में वोटिंग पर फिलहाल प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। नैनीताल से 5 किलोमीटर दूर चीड़ के जंगलों में भीषण आग लगी है। वन अग्नि पर फिलहाल अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। दूसरी तरफ सेना के MI हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की टीम लगातार इस पर काबू करने में जुटी है। साथ ही जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में बसे लोगों को सतर्क किया जा रहा है ताकि कोई इंसान हताहत न हो। इस तरह इन चीजों से बचा जा सके ताकि ऐसी घटना को के होने की नौबत ही ना आए, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा कि हम लगातार जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आमतौर पर उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगल में ऐसी भयानक आग मई-जून के महीनों में लगती थी, मगर इस बार अप्रैल की शुरुआत से ही आसमान से आग बरस रही है, जिसका नुकसान उत्तराखंड की धरती को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ केदारनाथ के जंगल में आग लगने से 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और 33 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि और संपत्ति का नुकसान हो चुका है। वहीं बद्रीनाथ के वन क्षेत्र में भी 25 से ज्यादा बार आग लग चुकी है और करीब 43 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग में सुहा हो चुके हैं। इस जंगल की आग से अब तक करीब 15,000 की वन संपत्ति का नुकसान हो चुका है। साथ ही सैकड़ों हजारों पशु पक्षियों पर भी खतरा पैदा कर दिया है। रिपोर्ट, जी मीडिया।
और नैनीताल में वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन पहाड़ों में लगी आग की वजह से उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल आग बुझाने के लिए भीमताल झील से सेना का हेलीकॉप्टर पानी ले रहा है, जिससे यहां बोटिंग पर रोक लगी है, जिसकी वजह से न सिर्फ पर्यटक निराश हैं बल्कि पर्यटन कारोबारियों को नुकसान भी हो रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जंगली जानवर और वन संपदा का भारी नुकसान हुआ है। आग रिहायशी इलाकों की ओर भी फैल रही है, जिसकी वजह से पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भीमताल और नैनीताल की झील से पानी भर रहा है, जिसकी वजह से भीमताल में बोटिंग पर रोक लगा दी गई है। हम लोग आगरा से आए थे कैंची धाम फैमिली के साथ में, दर्शन किए बाबा के बाद हमने सोचा भीमताल में बच्चों को बोटिंग कराया जाएगा, लेकिन यहाँ आके देखा बोटिंग बंद है, बच्चे मायूस हो रहे हैं। बोटिंग करनी थी मेन तो नैनीताल आए थे, बट यहाँ पे आके पता चला कि हेलीकॉप्टर से पानी जा रहा है तो बोटिंग नहीं कर सकते, तो बुरा लगा, बट फिर अब कुछ नहीं कर सकते। बोटिंग पर रोक लगने की वजह से पर्यटन कारोबारी काफी निराश नजर आ रहे हैं। सभी नाव भीमताल झील के किनारे खड़ी हो गई हैं और जब तक सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भीमताल झील से पानी लिफ्ट करता रहेगा, तब तक भीमताल झील के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। एक और उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, सेना आग बुझाने में जुटी है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगल में खुद से आग लगा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने मुनस्यारी क्षेत्र से आग लगाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारी जनता से यही अपील है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दें। यदि कोई भी इंसान इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ले रहे हैं। उसके अगेंस्ट हम FIR भी कराएंगे और उसको अरेस्ट करके जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है हमारे वन अधिनियम में और आपके जो भी एक्ट इसमें इन्वॉल्व है उसमें कार्रवाई करेंगे। गर्मी का मौसम होने की वजह से जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। बागेश्वर में आग काफली गैर मैग्नेसाइट फैक्ट्री के माइंस कार्यालय तक पहुंच गई। आग की चपेट में आने से टिन शेड में बने माइंस कार्यालय के 12 कमरे जल गए। कमरों में रखी मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर भी आग की भेंट चढ़ गए। आग से 25 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। वनाग्नि राज्य के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या और ये सदियों से वनों में आग लगती रही, लेकिन चूंकि शुरू में वन आम आदमी की आजीविका से जुड़ा था तो आम आदमी वनों को बचाने के लिए स्वयं आगे आता था। धीरे धीरे कॉमन आदमी का वनों से कनेक्शन टूट गया और उस कारण वनाग्नि एक ज़्यादा गंभीर प्रक्रिया हो गई। और इसके जो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हमने जिन ग्राम सभाओं में इस तरह की घटना ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता बनाने का निर्णय। जंगलों में बढ़ती आग ने उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए डर बढ़ा दिया है। उम्मीद है सरकार सेना की मदद से जल्द आग पर काबू पाएगी और देवभूमि में सांसों पर संकट से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश।